अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 मार्च 2022 और सोमवार यानी पीर का दिन है। शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। जो मैंने डेवलपमेंट सारी आप लोगों के सामने रखी हैं और मुख्तलिफ़ स्पेसिस में जो मैंने ज़िक्र किया है वो चीज़ें मैं यही कह सकता हूँ कि तकरीबन सच ही साबित हुई हैं। और आप तक बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को आगाही रखी जाए, आप लोगों को समझाया सके आइन क्या है और कानून क्या है, और ये चीज़ें आप तक समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत या इमरान खान साहब ने 28 मार्च के लिए डेट गालिबन फ़िक्स कर दी है, जो तहरीके अदम एतमाद के हवाले से 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर दिया है। और इसमें जो है ना अपना गरीदा फ़रूकी ने एक ट्वीट किया और उसका मैंने जवाब दिया। वो बड़ा लोगों ने पसंद किया उसको और मोहतरमा की बड़ी बेइज्जती की या थोड़ी सी क्लास ली। तहरीकी अदम एतमाद कौमी इंतज़ामिया का इजलास OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाए जाने की खबरें, यानी 24 मार्च के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या ये आइन क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं, क्योंकि 8 मार्च को तहरीक जमा हुई, 22 मार्च 14 रोज़ का आइनी वक्त स्पीकर के पास है, इजलास बुलाने के लिए आखिर ताख़ीर क्यों। मैंने उनको जवाब दिया कि मोहतरमा 22 मार्च से 24 मार्च तक इस्लामाबाद में छुट्टियाँ हैं और कानूनी तौर पर वक्त पर अमल दरामद ना करने पर कोई कॉन्सिक्वेंस का जिक्र नहीं है। और वैसे भी आर्टिकल 54 कानून की ज़ुबान में डायरेक्टरी है ना कि मैंडेटरी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये इस मोहतरमा को और मैं शुगलन मैं आपको पता है अजमल जामी दोस्त है हमारे। अजमल जामी ने भी ट्वीट किया तो मैंने इसमें से सिर्फ मोहतरमा का लफ्ज़ काट के ना अपना जनाब का लफ्ज़ है लिखा, तो उन्होंने पंजाबी में बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। ट्वीट वो भी चल रहा है। अजमल जामी दोस्त है, अजमल जामी को समझ भी आ गई कि ये मैंने कहाँ किया है और उन्होंने कट एंड पेस्ट का फिर जिक्र भी किया, पंजाबी में लिखा। तो मकसद सिर्फ यही है कि आप तक सच बताना है। और अजमल को कोशिश की मैंने पंजाबी लिख के जवाब देने की, पर नहीं आ सका। यहाँ एक वजह है कि स्पेसिस में मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कही कि इसको जितना लटकाया जा सके उतना बेहतर। और मैंने अपने प्रोग्राम में भी क्या बैठा हूँ आज मैंने कल भी जो मैंने बात की और मुख्तलिफ स्पेसिस में कि ये जो 18 मार्च बुलाने की बात हो रही है, 18 मार्च को नहीं बुलाया जाए इजलास, या 19 मार्च तक मैं पहले सुन रहा था कि ये डाइल्यूट हो जाएगा मामला, लेकिन हर रोज़ मामला तब्दील हो रहे हैं। और जहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस अपना एक काम कर रही हैं और बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, और ये टाइम है कि मुस्लिम ब्लॉक को खड़ा करने का। अब इमरान खान साहब को इसकी सज़ा दी जाती है या नहीं दी जाती वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब के पास भी कार्ड बहुत पड़े हुए हैं और वो कार्ड कौन से किस वक्त इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को समझ आ जाएगा। और मेरे एक दफ़ा फिर आप बार बार पूछते हैं तो वहाँ जाने से कबल मैं अपना बताता हूँ। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल हमारी NGO है, उसका एक हंगामी इजलास हुआ और मैंने सदारत की उसकी, और मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अहम फ़ैसले वो ट्वीट जो हैं बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत मुकम्मल होने से कबल अगर असम्बली तहलील की गई तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। अब देखें ना, मिसाक जमहूरियत की रूह से 18वीं तरमीम में 58(2)B को ख़त्म कर दिया गया था। जो तरमीम का मकसद आइनी मुद्दत ख़त्म होने से असम्बलियों की तहलील ख़त्म होने से पहले तहलील को रोकना था। कौम ने मौजूदा असम्बली को 5 साल का मैंडेट दिया। इलेक्शन इनकाद पर अरबों से ज़ायद रुपये ख़र्चा आएगा और वक्त ज़ाया होगा। वक्त से कबल असम्बलियों की तहलील जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। 18वीं तरमीम में जब ये मिसाक जमहूरियत में तय हुआ और पिछली जितनी भी कई गवर्नमेंट्स जो वक्त से पहले करप्शन या जो भी आर्गूमेंट्स उसकी बुनियाद पर रखा गया, और ये भी तारीख़ की बात है, बेनज़ीर साहबा ने चैलेंज की तो असम्बलियाँ बहाल नहीं हुई, नवाज शरीफ ने चैलेंज किया तो असम्बलियाँ बहाल हो गई। ये भी वो तारीख़ के जो है ना ऐसे राज हैं जो अनमिट नकूश छोड़ गए हुए हैं, जो अब तक सारी चीज़ें बता गए हुए हैं। और मैंने जो इसमें जो बातें आज तक कही थी और उसमें अच्छा मैं लोग कहते हैं कि पता नहीं लेट्स एंड डेविल एडवोकेट या इविल जीनियस, कि मैंने अपना नुक्ता नज़र आईन और कानून के हवाले से बताना है और मैं बताता रहता हूँ ताकि बातें ज़रा वाज़े तौर पर सामने आ जाएँ। आइन का आर्टिकल 95 बड़ा क्लियर है कि तादाद भी बताई हुई है और 3 से 5 दिनों के अंदर करारदाद के हवाले से आना है। लेकिन ये नेशनल असेंबली के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है 2007 रूल 36, 37 और 38 में तरीक़ाकार दिया हुआ है
मैंने जो बात की थी कि रूल्स ऑफ बिजनेस में डिफेक्शन क्लॉज आर्टिकल 63A 95 आर्टिकल। अगर आज सोशल मीडिया टीम मेरी रात छुट्टी पे है, कुछ चल सका तो ठीक है, वरना आप लोगों के लिए 63A भी 95 भी आ जाएगा। और 63A डिफेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि डिफेक्शन में रूल्स ऑफ बिजनेस में तरीका कार नहीं लिखा हुआ, वो वहाँ लिखना है। और मैं फिर बार बार आपको क्लियर करता हूँ कि ये नहीं है कि कत्ल के लिखा हुआ है और तो कत्ल से आप रोकने के लिए इकदाम नहीं करेंगे। एक बंदा सड़क पे कत्ल करना चाह रहा है, आप रोकेंगे उसको पिस्तौल पकड़ेगा, उसको उससे पहले आप रखेंगे। अब सेल्फ डिफेंस का आपके पास इख्तियार दिया होता है, वो कानून ने दिया हुआ है सारा। तो डिफेक्शन हो, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो असेंबली में आ जाएं, वोट डाल दें तो वोट तो हो गया, वोट रिजेक्ट नहीं होगा। ये जो कहा जा रहा है ना कि वोट रिजेक्ट होगा, मैंने इस बात से इत्तफाक करता। उसके बाद कार्रवाई चलेगी उसके डिफेक्शन के हवाले से। यहां रोकने के हवाले से कवानीन बनाने कि आर्टिकल 63A से पहले अगर 3 बातें, अदम एतमाद और एतमाद और बजट का इजलास, वज़ीर जो हेड ऑफ द पार्टी है वो नोटिस देगा। तरीक़ाकार ये उसमें बताया जाएगा रूल्स ऑफ बिजनेस में कि वो नोटिस देगा कि जनाब कोई असेंबली के इजलास में नहीं आएगा, कोई वोट डालने नहीं आएगा, इस तरह का वो दे सकता है। अगर किसी का अगर वोट डालना चाहता है तो वो वजूहात बताएगा जवाब में कि जनाब मैं इस वजूहत है, फिर वो एक फ़ैसला पास किया जा सकता है, आपकी बात मानी जा सकती या नहीं मानी जा सकती, ताकि जो आपकी आपके नाअहली खत होनी है ना, जो आपको डिसक्वालीफाई होना है, उससे बचत हो सके और साथ एक पैरामीटर भी तय किया जा सके। और वहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि स्पीकर को कहा जाए कि इसको असेंबली में आने से रोका जाए। वो नहीं आता, वो अपनी मर्जी है, पार्टी लीडर का इख्तियार है कि डिफेक्शन रोकनी है, कत्ल होने से रोकना है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं। फिर मैंने और वजूहात भी आपके सामने रखी थी और मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई थी। मैंने ये भी बताया था आपको कि मैंने ये भी, मेरे प्रोग्राम पुराने उठा कर देख ले, मैंने कहा लाजमी नहीं है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाए। मेरे वो ट्वीट में मैंने यही बात की है कि उसके देखे ना, वो मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, कॉन्सिक्वेंस नहीं दी हो है ना। 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, वो 18 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, 25 दिन हो सकते हैं, महीना हो सकता है। और ये मामला कोर्टों में भी चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी मैंने बात आपको बताई थी कि मैं फ़र्ज़ करें स्पीकर के पास इमरान खान साहब पार्टी लीडर के तौर पर या बाकी सियासी जमातें अपनी तमाम, यानी सिर्फ ये PTI पे नहीं है, छोटी जमातें जितनी भी हैं, और छोटी जमातों का स्टेटस मैं आपके सामने पहले मैं रख दूं ताकि आपको पता चल सके कि वो है क्या। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 155 सीटें हैं, MQM की 7 हैं, 5 जिनके पास मुस्लिम लीग काफ की हैं, अपना बाप की हैं 5, GDA की 3 है, आज़ाद 2 हैं, ऑल मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब ग्रुप की 1 है, और जमहूरी वतन पार्टी की ये 179 है टोटल। और अपोजिशन के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 84 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 56 हैं, और मुत्तहिदा मजलिस अमल की 15 हैं, और 4 BNP भी हैं, 2 आज़ाद हैं, अवामी नेशनल पार्टी की 162 है। और अगर इसकी तादाद को आप यूँ ले जाएँ कि यानी अगर अपोजिशन की तरफ आप ले जाएँ तो 7 MQM और 5 मुस्लिम लीग काफ की 7 और 5 12, और 5 बाप की 12 और 5 17, और 3 GDA की 17, 3 20, 2 आज़ाद 20 और 2 22 आज़ाद अपना इनको छोड़ दे शेख रशीद को, तो 23 सीटें इनके पास ऐसी मौजूद हैं। तो 162 में अगर 23 ऐड कर दें तो बड़े आराम से 3 और 2 5 और तकरीबन 185 तो ये बन जाते हैं। 172 वोट उनको चाहिए अगर फॉरवर्ड ब्लॉक के भी ना मिले। अगर इसी तरह जो कहा जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के 25, अगर मेरे पास 194 की फिगर है 194 की, ये और फ्लोर क्रॉसिंग रोक रही है हमने, ये बैकग्राउंड पर ये चल रहा है। ये फिगर जो आपको, ये जो मैजिकल फिगर है आपके सामने, आपको पता होनी चाहिए कि क्या तरीका है कार है। यहाँ स्पीकर के अपना रूलिंग के बाद फिर भी अगर वो आ जाते हैं असेंबली में, आ गए वोट डाल देंगे, वोट की काउंटिंग पे स्पीकर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। 172 वोट पड़े हैं, वो कहता है 160 पड़े हैं। अब रिकाउंटिंग का तरीका कार तो दिया कोई नहीं है, वो जाएं चैलेंज करें, अदालतों में चैलेंज हो नहीं सकते। तो ये इसीलिए स्पीकर को डराया धमकाया जा रहा है कि उसके खिलाफ करारदाद अदम एतमाद की। एक आप लोगों ने और बात मुझसे पूछी थी कि अब यानी अपोजिशन सोच रही है कि स्पीकर के अगेंस्ट वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस ले आए, वो ले भी आए तो 15 दिन बाद होनी है। इसका वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आई है पहले इस पर होगी, और आज और आइन के तहत ही अगर 95 आर्टिकल पढ़ लें तो वज़ीर आज़म असेंबली नहीं तोड़ सकता कि जब तहरीक अदम एतमाद आ जाए। और वज़ीर आज़म उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता। आर्टिकल 94 है। अब फ़र्ज़ करें डिफेक्शन के
25 लोग ही अगर मान लें, चलें 25 ने 20 ले लें, 20 ने इधर वोट दे दिया, अब वो लोग सामने आ गए तो उनके खिलाफ अपना आइन के आर्टिकल 63A के तहत डिफेक्शन का लॉ अप्लाई होगा। पार्टी लीडर जो है वो शोकास करेंगे, चूँकि पहले ये सारा जैसे मैंने कहा ये काम हो चुका होगा तो लंबा काम ही कोई नहीं है, दोबारा पूछेंगे उनसे, उसका वो जवाब सामने रखेंगे, जी हाँ जी मैंने वोट जो भी है एक्सप्लेनेशन दे सके नहीं दे सके, और उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर देंगे। स्पीकर फिर इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इसको डी नोटिफाई कर दें और वो सीट खाली हो जाएगी। और यहाँ एक बड़ी कन्फ्यूजन की जाती है कि ये ताहयात नाअहली का इशू है नहीं, लिखा नहीं है इनके अंदर। या तो 62(1)F के तहत ये बात आती कि आप जो कि झूठ बोला है, आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, आपने फ्रॉड किया, फ्रेब किया, इसलिए आप ताहयात नाअहल होंगे, ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये मैंने कोशिश की है तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए। मेरी इतला यही है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस तरफ जा चुकी हुई हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बड़े चाहने के, लेकिन इमरान खान के पास 2 ऐसे कार्ड पड़े हुए हैं, अगर वो इस्तेमाल किए तो इमरान खान अपने हालात बहुत बेहतर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ केस है और फैसल वाडा ने जो है ना इलेक्शन कमीशन के नाअहली के इख्तियार से मुतल्लिक तहरीरी रिटर्न आर्गूमेंट जो है वो जमा करा दिए। 62(1)F के तहत झूठे बयान अल्फी वो कह रहे हैं कि 62(1)F के तहत जो है ना ताहयात नाअहली नहीं हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वादे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं है। इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, ये सिर्फ कोर्ट ने करना है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 8C के तहत इलेक्शन कमीशन किसी उम्मीदवार को नाअहल करार नहीं दे सकता, ये भी बात ठीक कह रहे हैं। किसी पब्लिक ऑफिस ऑर्डर को नाअहल करार देने का मुतलका फौरन ट्राइब्यूनल है, ये बात भी ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास। यूसुफ गिलानी का लेटेस्ट केस देख लें, इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा है, आज भी लगा हुआ था। मैं भी समझता हूँ वो काबिल समाअत नहीं है। अल्टीमेटली इलेक्शन ट्राइब्यूनल का वक्त ज़ाया खत्म हो चुका है और झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर नाअहल करार देने के लिए अदालती ट्रायल लाजमी है। अदालत झूठे बयानी पर फैसला देते हुए वजूहात को भी मद्देनजर रखे। तहरीरी मदरुआत में मारूजा जो है सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है कल 15 मार्च को इसकी समाअत करेगा। अब एक बड़ा अहम इशू है और वो MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निजकारी के खिलाफ नायब की अपील पर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट को 3 माह में जुरिस्डिक्शन पे दायरा इख्तियार पर फैसला करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट फैसला करेगी MCB की निजकारी की तहकीकात का इख्तियार नायब को है या नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांज़ेब बरवाना और सुप्रीम कोर्ट के से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ख़त्म करने की इस्तदा अदालत ने फिलहाल जो है ना इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जब दायरा इख्तियार पर फैसला होगा तो हुक्म इम्तनाई आज खुद ख़त्म हो जाएगा। नायब ने निजकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपने ना जी रब्ता किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो है ना उसने रोका हुआ था। सारे रिकॉर्ड से जाहिर है कि नायब लोकल कमीशन से गैर हाजिर रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने दायरा इख्तियार का केस है, केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे। हम लाहौर हाई कोर्ट को हदायत जारी कर देते हैं और ये वकीदार मुसलसल 6 साल से ये मामला लटका हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा बात ये बिल्कुल सही है। सानिया मॉडल टाउन की नया JIT में खिलाफ दरखास्तों की समाअत मैंने ट्वीट की हैं, वो बैकग्राउंड पे अगर चल सके तो ठीक है। जो फुल बेंच के एक रुकन जो जनाब उनका नाम है जस्टिस शहबाज रिजवी, वो अदम दस्तयाब थे, इसलिए बगैर फेस फिक्स हुए समाअत मुलतवी हो गई। 7 रुकनी बेंच है और जो नए JIT की तश्कील है उसको चैलेंज किया गया है। पुलिस एहलकार रिजवान कादर और खुर्रम रफ़ीक ने यह चैलेंज किया है। ये प्रॉक्सीज हैं बुनियादी तौर पर, जैसे प्रेशर भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पीछे जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का रखे वकला हैं जो सारे ये मामले को देख रहे हैं। वक्त तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आपको बताने की बात है कि मॉडल टाउन का जो मामला आर्गूमेंट मॉडल टाउन नाजुल करम वगैरह की तरफ से हो चुके हैं, मामला ये लटका हुआ है वन वे और दी अदर। अब आज फिर अब देखिए अब दोबारा कब लगता है और हम बार बार कह रहे हैं इसको जो भी करना है मेरिट पे बैठकर डिसाइड करें। इतना बड़ा ये इशू था नहीं है, सिंगल जज भी सुन सकता था, लेकिन लार्जर बेंच बना हुआ है सारे मामले को देखते हुए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।